मार्केट गुरु सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे गेस्ट एक बहुत ही खास मेहमान, इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक, 55,000 करोड़ रुपए का AUM, जिसमें करीब करीब 2/3 विदेशी निवेशकों से और 1/3 इंडियन निवेशकों से। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत खेमका जी की। प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। माय प्लेजर। प्रशांत खेमका गोल्डमैन सैक्स में पहले थे और वहां पर इंडिया इक्विटी और इमर्जिंग मार्केट दोनों के CIO थे वो, और $5 बिलियन तक मैनेज करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरुआत की, व्हाइट ओक कैपिटल, और यहाँ पर इस समय जैसा मैंने कहा कि 55,000 करोड़ रुपए के करीब, यानी कि रफली $7 बिलियन के करीब ये मैनेज करते हैं। तो बहुत पैसा आप मैनेज करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाइट ओक तो वो वुड होती है ना, वो लकड़ी जो सबसे मजबूत ट्री होता है, जो माना जाता है, तो क्या इसीलिए आपने उसका नाम चुना कि एक मजबूत फाउंडेशन होनी चाहिए, ये सोचकर? या कुछ वैसा ही था। देखिए, जब आप कंपनी शुरू करते हो आज की तारीख में, तो नाम ढूंढना एक बड़ा चैलेंज हो गया है। क्योंकि ऑनलाइन में हर एक तो ऑनलाइन में भी वो अवेलेबल होना चाहिए। तो काफ़ी नाम ट्राई किए, क्लाइंट से हम लोग ने इस पे इनपुट्स ली। तो फॉरेन क्लाइंट्स को ज़्यादातर इंडियन ओरिएंटेड नाम पसंद थे और इंडियन क्लाइंट्स को फॉरेन ओरिएंटेड क्लाइंट्स पसंद। मुझे हमेशा पेड़ पे रखना था नाम, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक पेड़ की तरह होता है। आप बीज आज बोते हो और सालों बाद में वो बड़ा पेड़ की तरह हो जाता है। हजारों गुना आपका इन्वेस्टमेंट जो है सैकड़ों टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स या मोर मल्टीप्लाई हो सकता है, जस्ट लाइक अ ट्री। एंड व्हाइट ओक, जैसे आपने कहा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग, उसकी आयु भी बहुत लंबी होती है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज में है। इसीलिए दुनिया भर में ओक ट्री के नाम से बहुत, या ओक के ऊपर बहुत से, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेम्स इन एसेट मैनेजमेंट में। ओके, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो प्रशांत जी, फिर आपका जो फंड है, इसमें अब ज्यादा पैसा इंडिया से आ रहा है या ज्यादा पैसा बाहर से आ रहा है? मतलब ज्यादा ट्रैक्शन क्या आ रहा है? क्योंकि हमने लगातार बात की है कि DIIs या डोमेस्टिक मनी काफी आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल, लेकिन FIIs भी रहकर लगा रहे हैं, बीच बीच में वो निकालते भी हैं। तो ज्यादा पैसा आपको कहाँ से आ रहा है? देखिए, आज की तारीख में ज़्यादा पैसा अगर कहे तो FII से आ रहा है, या एंड डोमेस्टिक से भी आ रहा है। बट जो FIIs में आज इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बना है, वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है दिन पर दिन। मैंने देखा है, एंड ऑब्वियसली मैं FIIs के साथ पिछले कई बरसों से डील करते आ रहा हूँ। तो ऐसा जो पॉजिटिविटी थी, वो पिछली बार जो है 2006, 2005, 6, 7 के दौरान मैंने देखी थी, जब वो ब्रिक का फिनोमिनन था, पूरे ग्लोबल बॉयंसी थी। तो इंडिया को कई चीज़ों की इस वक्त कई डेवलपमेंट्स के फ़ायदा हो रहा है। एक तो जो चाइना के प्रति आज काफ़ी निराशा है। मार्केट्स ने भी परफॉर्म नहीं किया है, इंडियन मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है। दूसरा, ये तो मार्केट के लोगों की बात होगी, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखो, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां तो डर रही हैं आज जाने से। वो चाइना से 1+ जो कह रहे लोग, एक सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनके मैनेजमेंट्स को पूछा जा रहा है। बोर्ड्स में बोर्ड मेंबर्स पूछ रहे हैं कि आपका क्या प्लान है। इन्वेस्टर्स कंपनी के अर्निंग्स कॉल और कॉन्फ्रेंसेस में पूछ रहे हैं आपका क्या प्लान है। अगर कुछ रूस और यूक्रेन में जैसा हुआ, या कोविड की तरफ फिर से कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया चाइना में, तो कैसे आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का विचार करें। तो उसमें कई देशों को जो इससे फायदा हो रहा है, उसमें इंडिया वन ऑफ द की वंस है, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत लार्ज है। तो एक फ्रॉम एवरी एंगल, एक तो जियोपॉलिटिकली इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड सेफ हेवन, विच इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स दैट इंडिया can claim that or has been able to claim that status globally. And real world में आप corporate around the world एक positive जो माहौल बना है, उसके that feeds into the market positivity. तो प्रशांत जी, अब मार्केट काफी चल चुका है, वन वे में एक रैली आई है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि हम क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एक ले लेते हैं, इसके लिए शायद वो हमारा व्यू कलर कर देता है। 18 महीने पहले भी हम 18,000 समथिंग पर ही थे। आपके हिसाब से जो पेस ऑफ द रैली रही है, इससे थोड़ा डरने की जरूरत है, या ये पार्ट ऑफ द मार्केट गेम्स, मार्केट साइकिल्स का पार्ट है? देखिए, मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो
एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू ओवर टाइम क्रिएट करता है और किया है। इंडियन मार्केट ने किया है, यूएस मार्केट ने किया है, एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ने किया है, जब सम एक्सेप्शंस आर देयर। बट इसकी एक ये खूबी है या शॉर्टकमिंग है कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। हाँ। कई बार बरसों का रिटर्न चंद दिनों में आ जाता है और कई बार बरसों तक कोई रिटर्न नहीं आता। वो एक कोई तो एक रिलेटेड सेइंग है ना, पल में युग युग बीत जाते हैं और नहीं तो सालों तक कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा ही कोई है। वैसा वो मार्केट पे बहुत सही बैठता है। तो इसलिए जैसा आपने कहा 18 महीने पहले भी यही था। अगर आप ट्रेलिंग 5 ईयर, ट्रेलिंग 10 ईयर आप रिटर्न्स देखें तो दे आर इन लो डबल डिजिट रेंज। कुछ दिनों से यहाँ वहाँ हो सकता हूँ मैं, तो दैट इज़ नॉट अ हाइपरबॉलिक राइज ऑफ एनी काइंड। अक्टूबर 2021 में भी हम करीबन यहीं पे थे। पिछले 5 साल का आप रिटर्न देखो तो वो करीबन 10-11% ही है। तो ऐसी कोई मुझे डर वाली बात आज तो नहीं दिखती। बट हालांकि ये भी कहूँगा मुझे डर वाली बात कभी दिखती नहीं। ये बहुत अच्छी बात की आपने, एकदम फेयरलेस हैं आप। तो अच्छा, एक जो अब मार्केट को लेकर एक धारणा बन रही है कि अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और आप इन साइकिल्स को आपने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है, तो यहाँ से लेकर अब इलेक्शन तक आपके हिसाब से मार्केट में किन तरीके की साइकिल्स में या किस तरीके के सेक्टर्स में पैसा बनेगा? एक अगर पास्ट हिस्ट्री को एक एनेक्डोटल एविडेंस माना जाए तो देखिए, अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी देखोगे तो उसमें से कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आएगा जिससे ये पता चले कि किस सेक्टर्स में निवेश किया जाए अगले 8-9 महीने में। हर बार इलेक्शन के पहले आप दूसरे सेक्टर्स जो होंगे वो परफॉर्म करेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा आप विश्लेषण करके फ़ायदा नहीं कर सकते हो अपने क्लाइंट्स का। हाँ, जब हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स पूछते हैं कि आज की तारीख में आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है इंडिया के बारे में, कोई रिस्क क्या लग रहा है, किस चीज़ से हमें चौकन्ना रहना चाहिए, तो मैं यही एक कहता हूँ जो ग्लोबल रिस्क्स है वो तो सबको पता है एंड दे आर वेल डिस्काउंटेड एंड अंडरस्टूड। एक रिस्क ये है जो सेंट्रल इलेक्शन का रिस्क है। वी हैव सीन हिस्टोरिकली के इलेक्शन के दौरान थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है। 2004 में, 2009 में सर्किट में लगे थे, एक बार डाउन सर्किट, एक बार अप सर्किट, एक बार डाउन सर्किट। तो वो उस वक्त होता है जब मार्केट की एक धारणा होती है इलेक्शन आउटकम क्या होगी और मार्केट उस धारणा से कंफर्टेबल होता है। वो एक लेवल जो मार्केट गोइंग इनटू द इलेक्शन रिजल्ट्स, वो धारणा मार्केट में रिफ्लेक्टेड होती है। उस धारणा से एकदम विपरीत आ गया रिजल्ट, जैसे 2004 में आया तो 1-2 डाउन सर्किट भी लग सकती है, और उस धारणा से विपरीत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ गया जैसे 2009 की बात थी, तो दो सर्किट भी लगे, 2 से ऊपर की भी लग सकती है। तो वो एक रिस्क है। हालांकि आज सबको एक पक्का ऐसा अनुमान है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी, विच इज़ व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टेड एंड इज पॉजिटिव अबाउट, बट वो एक चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अच्छा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, उसमें मुझे एक चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही थी कि आपके सभी पोर्टफोलियोज में अक्रॉस द बोर्ड जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें जो 2 इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ऑब्वियसली बैंकों ने बहुत पैसा बना के दिया है, प्राइवेट बैंकों ने, और पिछले 2 डेकेड्स में HDFC बैंक से बड़ा वेल्थ क्रिएटर कोई रहा नहीं है। लेकिन क्या इस बेस पर, इस साइज पर ये स्टॉक्स आगे भी उसी तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत मज़ेदार बात है कि आपने अभी अपने इलेक्शन की अपर सर्किट लोअर सर्किट की बात की और आपने 2 बैंकों का बात किया। मुझे याद आ गई 2004 में जब लोअर सर्किट लगी थी तो ADRs भी 10, 15, 20% डाउन थे, और ये 2 HDFC बैंक और ICICI बैंक के जो ADRs है वहाँ पे जो भी बचा कुचा पैसा ऑलरेडी इंडियन मार्केट में नहीं लगा था वो मैंने इन दोनों ADRs में तब भी लगाया था। तो इसका अगर मैं आगे इसको लूँ तो ये कहना चाहूँगा कि हमें, हमारी टीम को फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑब्वियसली बैंक्स है, नॉन बैंक्स फाइनेंसिंग कंपनीज है, एंड ऑल्सो नॉन लेंडिंग कंपनीज है, मार्केट इंटरमीडियरीज, इन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट में हमेशा काफ़ी अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। हाँ, और आज भी वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मैं इंडिविजुअल नामों पे बात नहीं कर सकता, बट हाँ, कई कंपनीज है, कई बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर एंड कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो आज भी टीम अच्छी मात्रा में ओन करती है, और धारणा यही है कि ओवर टाइम
ये स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी, नॉट जस्ट बिकॉज इन्होंने पास्ट में आउट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, बट आज इनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है, इंडियन इकोनॉमी लो डबल डिजिट ग्रो कर रही है, क्रेडिट पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ इज लो टू मिड टीन्स, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो निरंतर मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो हाई टीन्स to 20+% growth for some of these private sector financials is reasonable to expect, and because जो market structure कुछ ऐसा है कि unlike US या Western Europe जहाँ पे cut throat competition है, इसलिए वहाँ पे lending institutions को excessive risk लेना पड़ता है to generate that ROA and ROE. ROA के लिए operating risk लेते हैं excessive, और ROE के लिए leverage ज़्यादा रहते हैं। इंडिया में चाहे कितना भी कोई कह ले कि कंपेटिटिव है बैंकिंग सेक्टर, वेस्टर्न यूरोप और यूएस के मुकाबले स्टिल इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस, दीज आर, एंड मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी हमारे हिसाब से वो बनी रहनी चाहिए। तो एट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यू कैन जनरेट वेरी रोबस्ट ROE in the high teens or so for yet many years to come. And valuations जो है आज काफ़ी टाइम करेक्शन हो गया उनको, इतने जो प्राइस टू बुक पे अगर आप इनको वैल्यू जैसे आमतौर पे प्राइस टू बुक पे किया जाता है, वो ऑब्वियसली क्योंकि पिछले कई सालों से ग्रोथ कम हुआ है, तो वो अभी प्राइस टू बुक भी काफ़ी ग्लोबली, अगर आप देखिए हमारा ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड भी है, तो ग्लोबली अगर हम कंपेयर करते हैं इन बैंकों को विद अदर इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स, तो इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ऐसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हार्डली कहीं मिलते हैं। तो लेकिन PSU बैंकों में आप वैल्यूएशन कंफर्ट के बावजूद पैसा नहीं लगाएंगे, अभी भी आप प्राइवेट में ही प्रेफर करेंगे, इसका मतलब? देखिए हमारी टीम कई बार इन्वेस्ट करती है अक्रॉस, तो मैं ऐसे ब्लैंकेट नहीं कह सकता कि PSU बैंक्स में, बट हाँ ये जरूर कह सकता हूँ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में रहता है, बट यस हम लोग PSU बैंक्स भी इवैल्यूएट करते हैं, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम जब मौका मिलता है तो टीम निवेश जरूर करती है। आपकी पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा हिस्सा आईटी का है, और उसमें ऑब्वियसली इन्फोसिस तो स्टैंड आउट करता ही है, लेकिन मिड कैप आईटी में जैसे परसिस्टेंट एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, इवन आईटी के डिक्लाइन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोफोज भी 52 वीक हाई के करीब ही है। तो ये जो डायकॉटमी बनी पहले, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप आईटी? क्यों मिड कैप आईटी इतना नहीं गिरा जितना लार्ज कैप आईटी गिरा, और क्यों अब लार्ज कैप आईटी खराब नंबर के बावजूद चल रहा है? जरूर कई सेक्टर्स में लार्ज कंपनीज हो या मिड कंपनीज हो, उससे मार्केट कैप या साइज ऑफ द कंपनी से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है इन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। जैसे बैंकों में आप कह सकते हो लार्जर बैंक्स हैव अ कॉस्ट ऑफ फंड्स एडवांटेज, बट आईटी में कई बार ये देखा हुआ है कि मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज जहाँ पे एग्जीक्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, इट इज एग्जीक्यूशन ड्रिवन, तो अगर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन हो तो दे कैन जनरेट लॉट ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। एंड कई आईटी कंपनीज में ओवर द इयर्स जो हमने इन्वेस्ट किया देखा है कि जिसमें स्मॉल कैप जब वो थी कंपनी तब इन्वेस्ट किया था और आज वो लार्ज कैप हो गई है, तो वैसे मौके ढूंढते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन मशीनरी एकदम स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन DNA is very strong and in our estimate sustainable, and then the market is not capturing that in valuation। तो वहाँ पे चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, आईटी में हमारे पास लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल कैप्स भी है, वो सभी जहाँ पे एग्जीक्यूशन इज व्हाट वी फोकस ऑन। अभी इस समय जो माहौल है यूएस में, जो माहौल है और जो कंपनियों की गाइडेंस रही है, लार्ज कैप आईटी ने तो कहा है कि विजिबिलिटी थोड़ी कम है अभी भी, तो इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशंस पीक से नीचे आ गए, या फिर वो जो पीक वैल्यूएशन हमने देखे थे वो एक एबरेशन था? देखिए ये जब मार्केट प्राइसेस जो है इन सेक्टोरली अगर अपने देखते हैं तो दे सेल्डम मूव इन लाइन विद जो आज की तारीख में रियल वर्ल्ड में या सेक्टर की कंपनीज कह रही है। एक उदाहरण दूं तो कोविड जब स्ट्राइक हुआ था तो सबका कहना था फार्मास्यूटिकल सेक्टर वुड बी द बेस्ट सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड, ग्रोथ बहुत जोर का होगा। 3 महीने के लिए चला भी था वो, 2-3 महीने के लिए जरूर चला था। उनके नंबर स्ट्रॉन्ग 1-2 साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आए, बट सेक्टर वाज वन ऑफ द बिग लैगर्ड्स।
तो एक्चुअल जो कमेंट्री है या एक्चुअल जो नंबर्स आ रहे हैं उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होता है मार्केट स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देते। तो आप देखिए 21 के एंड से आईटी कंपनीज काफ़ी अंडर परफॉर्म करी है, इवन दो नंबर्स उनका जो प्रोजेक्टेड था और एक्सपेक्टेशन था बहुत स्ट्रांग था, तो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया था, इवन दो कमेंट्री वाज वेरी स्ट्रांग एट द टाइम। तो आज भले कमेंट्री वीक हो, आज 2-3 दिन पहले ही आपने देखा होगा आईटी स्टॉक की एक्चुअली जब कंपनीज ने रिपोर्ट किया कमेंट्री वीक थी, गाइडेंस डाउनग्रेड था, बट नेक्स्ट डे स्टॉक्स रिबाउंडेड वेरी शार्पली, क्योंकि आज वो 12 महीने 18 महीने 2 साल एंड लॉन्गर टर्म अगर आप देखो तो जो ये फेड रिलेटेड रिस्क है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स के, और जो इकोनॉमिक रिसेशन का फियर था इन यूएस, वो जो बादल थे जितने गरजने थे गरज गए। मेरे हिसाब से वो अभी छट रहे हैं, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आज से 12 महीने 2 साल बाद में क्या एनवायरनमेंट होगा और क्या नैरेटिव होगा, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। गॉट इट। अच्छा, आपके सारे फंड्स में मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं नॉर्मली जब भी सब स्टॉक्स देखते हैं तो कहते हो कि HDFC बैंक होगा, ICICI बैंक होगा, इन्फोसिस होगा। आपके सारे फंड्स में एक नाम जो कांस्टेंट है वो है नेस्ले, और मतलब बोरिंग स्टॉक के बारे में भी कई बार कहते हैं लोग इसे कि बोरिंग स्टॉक है, शायद इतना महंगा स्टॉक है। ऐसी क्या स्टोरी है इसमें? आप स्टॉक स्पेसिफिक ना बात करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन मतलब एक थीम की तरीके से अगर आप इसको समझें तो इतना एक्सपोजर क्यों लिया हुआ है आपने? सो मैं अगेन एक स्पेसिफिक स्टॉक पे ना बात करके अगर मैं जनरली कहूँ तो हमारी जो टीम है कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज़ को प्रायोरिटी देती है। एक तो सुपीरियर रिटर्न्स ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, के फ्यूचर में जो कैपिटल लगाएंगे उसमें क्या इनकम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सब्सटेंशियली हायर रिटर्न होगा कि नहीं। एक स्केलेबिलिटी, कैन द कंपनी और बिजनेस ग्रो मच फास्टर देन द इंडस्ट्री बाय गेनिंग मार्केट शेयर, एंड थर्ड है एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस DNA, तो मैनेजमेंट। अब कई सेक्टर्स में ये जो तीनों की अवेलेबिलिटी है भारी मात्रा में, जैसे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स कहा, IT सर्विसेज कहे, वैसे ही कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी ऐसी कई कंपनियां मिलती है, कंज्यूमर डिस्क्रेशन हो या कंज्यूमर स्टेपल्स हो, डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स, हेल्थ केयर है, सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स है, एंड देन स्मॉलर इंडस्ट्रीज नॉट सेक्टर्स लाइक केमिकल्स के बारे में आपने पहले भी बात की है वैसे। तो सम ऑफ दीज कंपनीज दैट आर ग्लोबल कंज्यूमर मेजर्स, उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे हैव ग्लोबली। जबकि इंडिया में आज देखिए, इंडिया 2500 ऑड पर कैपिटा इनकम है। तो आज से 10-15 साल पहले समझिए कि सर्टन स्टेपल आइटम्स लाइक टूथपेस्ट, सोप्स, ऑल दीज वर वेरी वेल पेनिट्रेटेड, बट आज जो है हेयर कलर है या फेस वॉश है, लिक्विड डिटर्जेंट्स है, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ पेनिट्रेशन में है। वैसे ही कई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी है जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है जो आज इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत लो है compared to global standards, and as the per capita incomes grow from 2,500 to 5,000 and beyond, वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का कंजम्पशन है बेसिकली सबका एस्पिरेशन होगा कि एक्सेलरेटेड बेस पे एब्सोल्युटली बेटर क्वालिटी का वो फूड दे। अपने दोनों आज जो है बचपन में 5 स्टार खा के बड़े हुए हैं। किटकैट अगर कोई अंकल दुबई या सिंगापुर जाके आते तो वो किटकैट लाते। आज वो लिंट खाना है। आज इंडिया में उनका कंजम्पशन आम हो गया है या आम हो रहा है। तो वो जो पोर्टफोलियो जिस कंजम्पशन कंपनी का वो 2500 टू 5000 की जो ये पर कैपिटा इनकम में एक्सेलरेटेड पेस पे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस आ सकते हैं और ग्रोथ हो सकता है, वैसी कंपनियों को हम ढूंढ रहे हैं। और प्राइसिंग पावर भी बहुत ज़बरदस्त है ऑब्वियसली। अच्छा, एक CV फाइनेंसिंग में आपने एक बड़ी बेट ली है। ये स्टॉक्स थोड़े महंगे हो गए हैं यहाँ पर इतनी बड़ी रैली के बाद, या फिर ये एक साइकिल पर बैठे हैं आपकी कि CV साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाली है? सो आई वुड से जनरली हमारी टीम ऐसे साइकिल पे बैट लेके नहीं इन्वेस्ट करती है, बट इट इज़ मोर टू डू विथ, और ऐसे कोई नैरो सेक्टर पे भी आप जिस स्टॉक्स की तरफ शायद आपका इशारा हो, आई थिंक इट इज़ मोर ब्रॉड बेस्ड।
वन ऑफ द लाइन्स ऑफ बिजनेस, उनकी एक लाइन ऑफ बिजनेस ये हो सकती है कि भाई सीवी फाइनेंसिंग भी करते हो, बट और कई बिजनेसेस है और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हमारी टीम की ये धारणा है कि वो जैसे उन्होंने सीवी फाइनेंसिंग में ओवर द डेकेड्स स्ट्रेंथ डेवलप की है और कोर कॉम्पिटेंस डेवलप की है इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द मार्केट, उसको दे कैन लेवरेज एंड रेप्लिकेट दैट काइंड ऑफ सक्सेस अलग अलग मोनो लाइन से मल्टी लाइन फाइनेंस में दे वुड प्रोग्रेस ओवर द कमिंग ईयर्स। बिल्कुल। वैसे आप इनके फंड में है ये शेयर, ऑब्वियसली प्रशांत जी स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे नहीं, लेकिन मेरा इशारा चोलामंडलम से था, लेकिन ये कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है नहीं। तो अभी यहाँ से लेकर इंडियन मार्केट में आपके हिसाब से क्या रिटर्न जनरेट होंगे? देखिए मार्केट्स, मुझे किसी भी वक्त आप ये सवाल पूछोगे, मेरा यही कहना होगा लो डबल डिजिट इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में नॉमिनल जीडीपी प्लस डिविडेंड यील्ड इज अ लॉजिकल रीजनेबल एक्सपेक्टेशन टू हैव। आप यूएस में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, और पिछले 30-40 सालों के दौरान वही रिटर्न आया, और इंडिया में भी पिछले 30 साल में 12% रिटर्न बना है। और आप देखोगे सेंसेक्स ईपीएस भी करीबन 12% ग्रो हुआ है और नॉमिनल जीडीपी करीब 12% ग्रो हुई है। और उसका अंडरलाइंग कारण यह है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रो होती है उसी से कॉर्पोरेट सेल्स टिपिकली टेंड टू ग्रो राइट अराउंड देयर, and profitability over time has a certain level where it stabilizes, or corporate profits grow at around that level, and P multiple long period of time में P multiple का इतना अंतर नहीं आता है और short period में उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो over the next 12 months I would say 10 to 12% return is a reasonable expectation from equity markets। ओके, तो जो निफ्टी को 22,000 पर ले जाएगा, रिस्क फैक्टर यहाँ से आपके हिसाब से कोई, ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर बता के नहीं आता है, लेकिन अगर कोई एज्यूम करना हो तो क्या हो जो सकता है? रिस्क्स बताकर नहीं आएंगे उनका तो कुछ कह नहीं सकते। Exactly. अननोन रिस्क, जैसे कोविड हुआ, रशिया यूक्रेन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वरना जो रिस्क है, एक तो कॉमन वैरायटी के, अगर इन्फ्लेशन किसी भी कारण से ग्लोबली कुछ और डिस्ट्रप्शन आता है और इन्फ्लेशन फिर से, ग्लोबल इन्फ्लेशन फिर से पिकअप होता है, तो दैट विल थ्रो मार्केट्स ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। और उसके अलावा जो इंडिया स्पेसिफिक रिस्क है, आज वो जो शुरू में आपने डिस्कस किए थे, उस पर ध्यान रखना है, एंड होपफुली दैट passes through without any shocks to the system। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप यहाँ पर स्टूडियो आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने माय हमसे प्लेजर की। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने। थैंक यू।